गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जो कि एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और एनटीपीसी अदर्स एग्जाम में जिनमें आपकी साइंस आती है, सबके लिए यूजफुल है। जिसमें हम 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन भी रहता है उनका, चारों ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन रहता है। और आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो उसमें से, और कैसी आपको क्लास कैसी लग रही है, सब सारी चीज़ें कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट प्रॉपर हम देखते हैं। और उसकी स्ट्रेटजी कैसी रही, कैसे पढ़ाई करनी है, उसका भी वीडियो आ गया है। आप लोग अच्छे से देखिए और उस पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, करिएगा तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार हैं। मतलब भारत में ये स्थान दिए गए हैं आपके दिए गए हैं जहां पे तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं। वो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसी हिसाब से दिए गए हैं कि तांबा कहाँ पाया जाएगा, सोना कहाँ पाया जाएगा, लोहा कहाँ पाया जाएगा और कोयला कहाँ पाया जाएगा। तो अब तांबे के लिए अगर आप बात करेंगे, तांबे के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तांबे के लिए खेतड़ी जो आपके राजस्थान में है, बहुत फेमस है। अगर सोने की बात करेंगे तो सोना जो आपका फेमस है, जो प्लेस फेमस है, ये कोलार फेमस है। कोलार गोल्ड माइन फील्ड, केजीएफ मूवी जो बनी है, कोलार, ये जो आपका पड़ेगा, ये कर्नाटक में पड़ेगा। अगर कोयले की बात करेंगे, लोहा की बात करेंगे, अगर लोहे की बात करेंगे तो ये आपका पाया जाएगा आपके केंद्र मुख में पाया जाएगा। अगर कोयले की बात करेंगे तो ये झरिया में पाया जाएगा। अब देख लीजिए कि इसी क्रम में लिखना है। जैसे तांबा पहले है तो पहले तांबे वाला ही लिखना है हमको ढूंढ के। तो पहले तांबा है तो तांबा आपका तो खेतड़ी में पाया जाएगा। तो खेतड़ी देखिए कहाँ है, खेतड़ी पहले पे नहीं है, पहले पे खेतड़ी है। तो ऑप्शन यही होगा, आपको इसी क्रम में लिखना है। जैसे दूसरे नंबर पे सोना है तो सोना कोलार में पाया जाएगा, तो दूसरे नंबर पे ही सोना रहेगा, दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे रहेगा। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जिस क्रम में, देखो ऑप्शन तो सारे वैसे दिए हैं बट उसी क्रम में लिखना है हमको। तो तांबा आपका खेतड़ी में पाया जाएगा, सोना कोलार में, अगर लोहे की तो केंद्र मुख में पाया जाएगा, कुंद्रे मुख में, और झरिया में आपका पाया जाएगा कोयला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, जिससे हमको वो आयरन मिलता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो प्रेजेंट होता है आयरन, उसमें सबसे प्रचुर न्यूट्रिशंस में सबसे अच्छी मात्रा में, सबसे मैक्सिमम मात्रा में कौन सा खाना है, कौन सी चीज है इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में होगा। अगर दूध की बात करेंगे तो दूध में लोहा पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, बट उतनी मात्रा में नहीं पाया जाएगा। इसमें सब कुछ पाया जाएगा सिवाय क्या, विटामिन सी के। ये विटामिन सी जो होती है ना, इसकी एब्सेंसी होती है इसमें, विटामिन सी नहीं पाया जाएगा दूध में। अगर अंडों की बात करेंगे, अंडे में तो लोहे की मात्रा उसमें भी उतनी नहीं पाई जाएगी। बीन्स में पाई जाती है लोहे की मात्रा, बट हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो लोहा पाया जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बीन्स में पाया जाता है आयरन पाया जाएगा, बट उतना नहीं पाया जाएगा। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हरी सब्जियों में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूध में सब कुछ पाया जाएगा सिवाय विटामिन सी के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में होगी। आग लगने मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें आग लगेगी तो फैलेगी कम। अब देखो ऑप्शन देख लो क्या क्या है, नायलॉन, सूती कपड़ा है, टेरिकॉट या पॉलिएस्टर। अब देखो
जितने नायलॉन की चीजें, जितनी नायलॉन वाली चीजें रहेंगी, नायलॉन से जितने जितने चीजें मिली रहेंगी, वो सब जो आग बहुत तेजी से पकड़ते हैं, बहुत जल्दी वो आग पकड़ते हैं। सिकुड़ जाते हैं, उसमें जैसे नायलॉन रहेगा और टेरिकॉट हो गया, ये पॉलिएस्टर हो गया, ये तीनों जो है ये आग में बहुत जल्दी आग पकड़ेंगे, ये तीनों बहुत जल्दी। जो बहुत कम आग पकड़ेगा, आपने देखा भी होगा कि सूती कपड़े को जितना जलाओ उतना ही जलेगा, उससे ज्यादा नहीं जलेगा। बट अगर टेरिकॉट या फिर पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन टाइप में कुछ रहेगा, तो उसको अगर थोड़ी सी भी आग पकड़ा दोगे तो फिर पूरी आग पकड़ लेगा, पूरा पूरा कपड़े सिकुड़ जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा तो सूती कपड़ा आपको आग पकड़ने की उसकी कम संभावना रहती है। तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा, बी आपका सूती। तो सूती कपड़ा आग पकड़ने की कम संभावना रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। देखो हवाई जहाज, अगर हवाई जहाज की बात करेंगे तो किसका बनाया जाता है? एल्यूमिनियम का बनाया जाएगा, एल्यूमिनियम का। और क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का रहता है, तो हल्का रहता, थोड़ा सस्ता भी रहता, तो हल्का होने के कारण हल्का होने के कारण इस एल्यूमिनियम का बनाएंगे। अगर बात करेंगे आपको रेल के डिब्बों की, तो रेल के डिब्बे भी बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे में जो मेटल यूज होगा, तो आपका लोहा भी यूज होगा और एल्युमिनियम भी यूज होगा रेल के डिब्बों में। रेल के डिब्बों में भी एल्युमिनियम लगाया जाएगा। अब देखो अगर तांबा की बात करेंगे ना, तो तांबा ऐसा धातु है जिसको मनुष्य ने सबसे पहली बार यूज किया था। पहली बार मनुष्य द्वारा यूज की गई धातु, तांबा। अगर लोहा की बात करेंगे, तो लोहा सबसे ज्यादा अब यूज करने वाला धातु, सबसे ज्यादा यूज करने वाला, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली धातु, तो इनमें से कोई वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम ऐसी धातु होती है जिससे हम हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में इस धातु का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की संरक्षण, मतलब स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि के लिए इसमें मिलाया जाता है। मतलब लोहे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कि लोहे में क्रोजन ना लगे, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब लोहा देखो, लोहे में जंग लगने से बचाना। तो अगर लोहा है तो अब जंग की बात रहेगी, तो जंग का कलर भी पूछ लेगा, तो भूरा कलर रहेगा, भूरा कलर। अगर बात करेगा कि जंग किसके प्रेजेंस में लगेगी, तो इसके लिए प्रेजेंस की ऑक्सीजन प्लस वायु, हवा या फिर जल, दोनों में से कोई प्रेजेंट होगा तो जंग लगेगी। और अगर जंग से बचना है, तो आप क्या करेंगे? जिंक की कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलेंगे। क्या करेंगे? गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, लोहे पे करेंगे तो हम उसको बचा सकते हैं जंग से बचाकर। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आप जंग से, कि जंग लगने के बाद किसी वस्तु का भार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जंग लगने के बाद उस वस्तु का भार बढ़ जाएगा। उसका कारण ये होगा कि वो हवा को या फिर जल को या फिर ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जंग लगने के बाद वस्तु का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन जंग से और पूछेगा ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग से और क्वेश्चन पूछेगा तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण 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 अभिक्रिया है। अगर जंग का फार्मूला पूछेगा, सूत्र भी पूछ लेगा, तो कौन सा क्या क्या लिखोगे? Fe2O3। ये सारी चीजें आप जंग की लोहे पे जंग से बचने की जंग से जितनी जुड़ी जानकारियां हैं ये सारी उतनी हैं। अब स्टील को संरक्षण प्रदान करने के लिए हम अगर बात करेंगे स्टील की, तो इसमें हम क्रोमियम की पेंट करते हैं, क्रोमियम की, कि स्टील पे हमको क्रोजन ना लगे, उसको हम एक अच्छी लाइफ तक चला पाएं और सुरक्षा से चला पाएं, तो उस पर हम क्रोमियम की पेंट करते हैं स्टील को बचाने के लिए। स्टील को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? क्रोमियम की पेंट करेंगे। क्रोमियम की पेंट करते हैं, क्रोमियम की पेंट। तो ये स्टील से बचाने की बात करेगा तो किसका करेंगे हम? क्रोमियम की पेंट करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन कहाँ यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करेंगे आपको बल्ब का फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट बनाने में। और अगर टंगस्टन की बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। 3300 सबसे ज्यादा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से इसका फिलामेंट बनाया जाता है ताकि गले ना जल्दी। अगर बात करेंगे तांबा की, तो तांबा एकमात्र ऐसा धातु है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले यूज किया था। अब इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर आपका तो क्रोमियम हो गया, जो हम स्टील को उसके कोरोजन से बचने के लिए तो क्रोमियम की पेंट करेंगे। बाकी जानकारी अब जंग से रिलेटेड जितनी है सभी तरह है। अब चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य। अब देखो अगर कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक तो सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिसमें हम कृत्रिम तरीके से बादल, जो हमारे प्राकृतिक तरीके से जो बादल बने होते हैं उसमें उसका हम घनत्व बढ़ाने के लिए एक सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करेंगे तो वो घनत्व बढ़ जाता है वहां का, और वहां एक पार्टिकुलर प्लेस पे रेनफॉल करवाई जा सकती है, बारिश करवाई जा सकती है। तो कृत्रिम तरीके से हम अगर बारिश की बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड, तो NaCl तो आप जानते हो ये तो नमक है, ये तो नमक है, इससे बारिश नहीं करवाई जा सकती। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूखी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये इसका अगर बात करेंगे तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेदार होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आप मानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और चीज नोट कर लो बहुत अच्छे से, कि जितनी भी पेय चीजें फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक किसी तरीके के ले लीजिए या फिर कोई अल्कोहल टाइप में ले लीजिए, जितनी भी पेय चीजें हैं उनको अगर खोलने पे बुदबुदाहट आ रही ना, खोलने के बाद उनमें बुदबुदाहट जैसी आ रही है, तो समझो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अगर ढक्कन खोलने के बाद बुदबुदाहट आ रही ना, तो समझो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो CO2 रिलीज होगा, ये बात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड, ये आपका सिल्वर आयोडाइड है। तो कृत्रिम वर्षा किससे करवाई जाएगी? सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। इसके लिए आप एक टेबल याद रखिए, जो अब देखो ठोस इधर हो गया द्रव, ऊपर क्या हुआ? गैस हुआ। अब देखिए
तीनों अवस्थाएं हैं द्रव की, तीनों किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं लिखी हैं। देखो ठोस से अगर हमको द्रव में जाना है, जा सकते हैं ठोस से द्रव में, हम द्रव से ठोस में भी आ सकते हैं, द्रव से ठोस में भी आ सकते हैं। अब देखो अगर हम ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो ठोस से द्रव मतलब बर्फ था पिघल के पानी बन गया तो उसको बोलेंगे गलन। ठोस से द्रव में जा रहा तो समझो गलन, ठीक है। और द्रव से अगर ठोस में आ रहा है, द्रव से ठोस में, पानी था बर्फ बन गया, समझो फिज हुआ, फिजिंग। फिजिंग मतलब जमा है, जम गया। अब देखो ठोस से कुछ चीजें गैस में भी तो जाएंगी, ठोस से गैस में भी तो जाएंगी कुछ चीजें, जो ठोस से सीधे गैस में जाएंगी उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब जो ठोस से गैस में चीजें जा रही हैं तो गैस से डायरेक्ट ठोस में तो आएंगी, तो जो गैस से ठोस में आएंगी उसको क्या बोलेंगे? जो गैस से ठोस में आएंगे उसको बोलेंगे डिपोजिशन, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन उसको बोलेंगे डिपोजिशन। अब देखो गैस से द्रव होना, भाई गैस से द्रव हुई चीजें, मान लो पहले गैस थी और गैस होने के बाद द्रव हुआ तो उसको बोलेंगे सघनन। जैसे मान लो बादल बने, बादल एक गैस होते हैं, फिर उसके बाद में पानी, रेनफॉल हुई, बारिश हुई, तो सघनन प्रक्रिया होती, उसमें क्या होगा? सघनन, सघनन। फिर द्रव से गैस भी तो बनेगी, द्रव से गैस भी तो बनेगी। अब द्रव से जब गैस बनेगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? द्रव से अगर गैस बन रहा है, मान लो पानी था, पानी से गैस बनके ऊपर जब पानी बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। इसको बोलेंगे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इसको वाष्पीकरण बोलेंगे। अब देख लीजिए सारी चीजें, इसको, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए 4-5 बार, अपने आप चीजें आ जाएंगी। कह रहा है ठोस से सीधे वाष्प में, ठोस से सीधे वाष्प में, ठोस से किसमें? वाष्प में, गैस में, ठोस से वाष्प में, गैस में परिवर्तित हो रही, क्या करेंगे? देखो वाष्पीकरण अगर होगा तो वाष्पीकरण क्या करेगा? वाष्पीकरण करेगा द्रव से गैस में, द्रव से वाष्प में। ये किसमें होगा? ये द्रव से वाष्प, ठीक। अगर हिमीकरण, फिजिंग का क्या होगा? ये द्रव से ठोस होगा, ये द्रव से ठोस होगा। अब सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे। सॉलिडिफिकेशन मतलब कोई चीज दबाई जा रही, कॉम्पैक्ट की जा रही। अब उदारीकरण, सब्लिमेशन की बात करेंगे तो सब्लिमेशन को ही ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो आंसर कौन सा होगा? ऊर्ध्वपातन या फिर उदात्तीकरण, उदात्तीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, डी आंसर आपका सही होगा। ये टेबल आप अच्छे से अपने नोट कर लीजिए अपने नोट्स में और रिवाइज करिए 2-3 बार, चीजें आ जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है, कहलाता है। तो आपको पढ़ने से क्या पता चल रहा है? किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता हो। अब मान लो विरोध कौन करेगा? ये पढ़ने से आपको पता चल रहा है कौन सा नियम है? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। कौन सा? जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, पहला नियम। जो न्यूटन के जो कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमको क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से क्या मिलेगी? बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। अगर न्यूटन के सेकंड नियम से बात करेंगे तो न्यूटन के सेकंड नियम से, तो इससे क्या मिलेगा? इसको संवेग का नियम बोलेंगे। तो इससे हमको फार्मूला मिलेगा, सूत्र, इससे सूत्र मिलता है। कौन सा? F बराबर
ma। अगर न्यूटन के तीसरे नियम की बात करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करेंगे, तो ये क्या देगा हमको? ये बल की प्रकृति बताएगा, ये बल की प्रकृति की बात करेगा, ये प्रकृति की बात करेगा। ये न्यूटन के तीसरा नियम, तीनों नियम डिस्कस हो गए। जिसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे जड़त्व का नियम, जड़त्व का। इसको संवेग का बोल देंगे। इसको अगर वो बात करेंगे तो इसको बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर बी इज करेक्ट, जड़त्व का नियम। अब देखो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अक्रियाशीलता, अक्रियाशीलता मतलब ये कि जो किसी से क्रिया ना कर पाए, किसी से रिएक्ट ना कर पाए। जैसे मान लो आपकी नोबल्स गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, वो विरामावस्था। विरामावस्था मतलब कोई चीज संपूर्ण तरीके से वो अपने प्लेस पे रखी है, विराम है बिल्कुल। जब अब इसको न्यूटन की परिभाषा की बात करेंगे तो न्यूटन परिभाषा पहले ये बोलती है ना, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो विराम अवस्था मतलब कोई वस्तु रखी, स्थिर रखी ही है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला आंसर हुआ बी, आंसर बी, जड़त्व का नियम। समझ में ये सारी चीजें। न्यूटन के पहले नियम से क्या मिलेगा? परिभाषा मिलेगी। न्यूटन के दूसरे नियम से हमको फार्मूला मिल जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम की बल की प्रकृति मिल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। मिलान करने में तो आप लोग बहुत अच्छे हो ही। देख लेते हैं। देखो हमको जो मालूम है पहले उनको मिलान करना है। हमको जैसे मालूम है जेल बैड ने ये टेलीविजन के खोज के लिए जाने जाते हैं। तो हमको टेलीविजन, बी का कौन सा? टेलीविजन, बी का तीसरा। अब मार्कोनी के बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा। देखो हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की। तो टेलीफोन आप ढूंढ लीजिए, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीफोन चौथे पे। तो सी का क्या हो गया? सी का हुआ चौथा। अल्वा एडिसन की बात करेंगे तो अल्वा एडिसन ने खोज की थी ग्रामोफोन की। तो आपका डी वाला कौन सा हुआ? 1 नंबर। तो आपका जी मार्कोनी क्या हो जाएगा? रेडियो की खोज। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो आंसर आपका डी सही होगा, आंसर डी सही होगा। 2 3 4 1। अगर सूची मिलाने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें अगर आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर एक पता तभी सही हो जाता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम पूरी जानकारी ले लेता है तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन ज्यादातर चांस रहते हैं अगर 2 आपको पता है तो आप मैच करवा लोगे। तो इसका आंसर आपका हुआ डी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्मीकरण या फिर विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या होती है? पोर्टलैंड मतलब देखो अगर सीमेंट की खोज की बात करेंगे ना, सीमेंट की तो सीमेंट की जो खोज हुई थी तो पोर्टलैंड साहब ने की थी ना, पोर्टलैंड साहब ने की थी। अब देखो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, मतलब रॉ मटेरियल जो इसको बनाने में यूज होता है, तो नंबर 1 जो यूज होगा तो आपका कैल्शियम यूज होगा। नंबर 2 की बात करेंगे तो आप यूज करते हैं इसमें जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। और एल्यूमिना इसमें यूज होता है। सबसे बड़ी बात है एल्यूमिना यूज होता है। ठीक, अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। चूना पत्थर और मिट्टी। ठीक है, देखो चूना पत्थर तो नहीं यूज करेंगे, एल्यूमिना, मिट्टी एंड जिप्सम देख लेंगे इसको। जिप्सम एंड चूना पत्थर तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। जिप्सम एंड मिट्टी, खाली जिप्सम है, मिट्टी है, खाली है क्या करेगा? मिट्टी तो नहीं यूज करेंगे, जिप्सम तो यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? एल्यूमिना भी देखो होगा, जिप्सम भी होगा और मिट्टी। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बी, ऑप्शन बी, जिसमें एल्यूमिना, जिप्सम एवं मिट्टी। तो आपके जो सीमेंट में जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं तो कैल्शियम, जिप्सम, एल्यूमिना, ये चीजें यूज होंगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो किलोवाट घंटा की बात करेंगे, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो आपको पता है किलोवाट घंटा हमारी शक्ति की यूनिट है। शक्ति बराबर किलोवाट घंटा। अगर देखो पावर बराबर क्या होगा? वर्क डन अपन टाइम। ये क्या है? पावर।
W क्या है? वर्क डन, वर्क। T क्या है? टाइम। ठीक है, अब आगे उसकी ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा किसकी किसकी यूनिट है? तो ऊर्जा नंबर 1 उष्मा की, नंबर 2 कैलोरी की, उष्मा की, नंबर 2 आपके बल आघूर्ण की और कार्य की। ये किसकी किसकी यूनिट होगी? कार्य, उष्मा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तीनों की यूनिट होगी ऊर्जा। अब बल किसकी यूनिट होगी? बल होगी आपकी, बल की यूनिट न्यूटन। अगर न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप न्यूटन लिखा है समझो। अगर आवेग की बात करेंगे तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि। शक्ति की किलोवाट घंटा शक्ति की यूनिट है, और बल की तो सारी चीजें पता ही दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप्य का पथ कैसा होगा? प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ आप देख लो। मान लो आप यहाँ खड़े हो ना, आप खड़े हो, आपने कोई पत्थर फेंका, ऐसे फेंका, तो ये जो पत्थर गया ना, ये पत्थर फेंका आपने यहाँ पे, ये पत्थर इसका ये पथ कैसा है? ये पथ कैसा दिख रहा है? ये पथ परवलयाकार है, परवलयाकार है। तो ये जो प्रक्षेप्य का पथ है, प्रक्षेप्य का पथ है क्या है? परवलयाकार, परवलयाकार। पथ कैसा है? परवलयाकार है। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा बी, परवलयाकार। वृत्त की बात करेंगे, वृत्त तो मतलब ये वृत्त के ऐसे, प्रक्षेप का पथ ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। अब कोई भी वक्र की पथ अगर बात करेंगे ना, तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है ना फ्री, इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रहा हो ना, वो उसका पार्टिकल का जो मोमेंट होगा वो बिल्कुल कोई भी पथ फॉलो नहीं करेगा, जैसी मर्जी वैसा मूव करेगा। तो ये मतलब ये समझ लो छोटे से पार्टिकल, परमाणु की बात हो रही, छोटे से, तो उसका पथ कोई पथ नहीं होगा, वो उसका जो मर्जी आएगा वो पथ फॉलो करेगा। तो इसका प्रक्षेप का पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा, परवलयाकार। देख लिया आपने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर इस पे पूछेगा ना परवलयाकार मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ना, मैक्सिमम हाइट, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी फेंक रहा है ना, अगर 45 डिग्री पे फेंकेगा ना, 45 डिग्री पे, तो अगर 45 डिग्री पे फेंकेगा ना, 45 डिग्री पे, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सबसे ज्यादा दूरी तभी कवर करेगा। अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट पे अगर कोई 90 डिग्री पे फेंकेगा तो सबसे ज्यादा हाइट कवर करेगा। अगर 45 डिग्री पे पूछेगा, 45, तो सबसे ज्यादा दूरी तभी कवर होगी जब ये 45 डिग्री पे फेंका जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के की कमी से क्या होगा? विटामिन के की कमी से क्या होगा? हम सोच रहे थे विटामिन की आपकी एक अलग से क्लास, एक पूरी क्लास ही विटामिन की ले ली जाए, जिसमें सारी विटामिन खत्म कर दी जाएंगी। एक सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि एक अलग से क्लास ली जाएगी तो वो उसमें सारी चीजें एक ही साथ में कवर हो जाएंगी। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो अब देखो, विटामिन के की बात करेंगे तो इसका नाम होगा फ्लोक्विनोन, विटामिन के का नाम होगा। अब ये करती क्या है? विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो रक्त का जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में जैसे कहीं कट गया तो ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, वो बहते रहेगा ब्लड। इसकी कमी से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, वो ब्लड बहता ही रहेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा, अर्थात ब्लड बहता ही रहेगा। अगर इसके सोर्स की बात करेंगे, सोर्स की मतलब किससे मिलेगी? तो हरी सब्जियां। अगर सोर्स की बात करेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, ग्रीन
वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाओ, उसमें विटामिन की संपूर्ण मात्रा में रहती है। तो इसका देख लो कौन सा है। रक्त का थक्का जमने में समस्या, हाँ बिल्कुल, रक्त के थक्का जमने में समस्या, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। कैल्शियम के उपापचय में समस्या, नहीं एसिड कोई बात नहीं करता विटामिन। पाचन की समस्या नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी ऐसा भी नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस दरअसल एक डिसीज है। सिलिकोसिस कौन सी? एक ये डिसीज है, एक बीमारी है। हाँ, सिलिकोसिस एक बीमारी है, एक बीमारी है। सिलिकोसिस बीमारी कौन सी है? जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर जो लोग डस्ट वाले पत्थर तोड़ते हैं, या फिर पत्थर जो ग्राइंड किए जाते हैं, पीसे जाते हैं, उनमें काम करते हैं, तो ये किसको होगी? किसको होगी? किसको होगी सिलिकोसिस? ये होगी उनको जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे, या फिर जो पत्थर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, या फिर स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, इनमें जो काम करते हैं, तो उसके जो डस्ट जो पार्टिकल होते हैं ना स्टोन के बिल्कुल पतले पतले, तो सांस के जरिए उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, फेफड़ों में, तो फेफड़ों को बिल्कुल जख्मी टाइप में कर देते हैं, तो हल्का हल्का ब्लड जैसा आता है। तो ये अगर डिसीज की बात करेंगे, किस चीज की डिसीज है? तो ये फेफड़ों की डिसीज है। किसकी है? फेफड़ों की, फेफड़ों की डिसीज है, ये फेफड़ों की बीमारी है। जो फेफड़ों की बीमारी है, जो कि आपको जो सीमेंट फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, या जो स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिक्कत होगी। अब देख लीजिए कौन सा? गुर्दा संबंधी बीमारी है? नहीं, गुर्दा संबंधी बीमारी नहीं है। यकृत संबंधी, यकृत मतलब लीवर संबंधी बीमारी है? नहीं, लीवर संबंधी बीमारी नहीं। फेफड़े से संबंधित बीमारी, हाँ फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अव्यवस्थित तंत्रिका ना। अब देखो इसमें देख लो, अगर गुर्दे संबंधित बीमारी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? अगर गुर्दा संबंधित बीमारी होगी इसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी, इसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब गुर्दा संबंधी बीमारी। अब गुर्दा संबंधी बीमारी जैसे मतलब गुर्दा करेगा क्या? गुर्दा आपका ब्लड छानेगा, यूरिया निकालेगा उसमें से, ठीक है। अगर यकृत संबंधी बीमारी तो इसको बोलेंगे, अगर यकृत संबंधी रहेगा तो इसको बोले हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी। या फिर आपका फेफड़ों से संबंधित बीमारी तो आप सिलिकोसिस है ही। अगर यकृत की गुर्दे की और बात कर लेंगे तो जो गुर्दे में स्टोन होती है वो किस चीज की होगी? आप जरूर पॉइंट पर बताइएगा। जो स्टोन होती है गुर्दे में स्टोन किस चीज की होगी? वो होगी कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया कहाँ जाएगा? ये पाया जाएगा टमाटर में, ये पाया जाएगा आपका टमाटर में। टमाटर में इसी वजह से टमाटर कम खाने चाहिए, नहीं तो ज्यादातर चांस रहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, या तो फिर पानी उतना ज्यादा पियो। अब इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका सी इज करेक्ट। फेफड़े से संबंधित सिलिकोसिस डिसीज है, जो कि हमारा का नाम सीमेंट फैक्ट्री में या फिर स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ये डिसीज होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस, अगर पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है, अब देखिए पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का एक वायरस है। पोलियो किससे होगा? पोलियो, ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होगा। पोलियोमाइलाइटिस वायरस, तो पोलियोमाइलाइटिस वायरस देखो कीड़ा से होगा नहीं,
कवक से होगा? नहीं। जीवाणु से होगा? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। विषाणु मतलब वायरस, वायरस। तो पोलियो किस चीज से होगा? पोलियो वायरस से होगा। तो आंसर तो आपका ए करेक्ट होगा, ए। अब देखिए पोलियो किस चीज की बीमारी है? पोलियो तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, की बीमारी है पोलियो, पोलियोमाइलाइटिस। अब देखो पोलियोमाइलाइटिस के वायरस से होती है पोलियो। अब आपकी बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होगी? अब देखो बैक्टीरिया से जैसे मान लो आपका ऐसी बीमारी जैसे मान लो जो टीबी होती है, टपेदिक टीबी, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है टीबी, तो आपकी ये बैक्टीरियल डिसीज है। अगर कवक की बात करेंगे, कवक तो कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कीड़े से कौन सी डिसीज होगी? जरूर कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइए कीड़े से कौन सी बीमारी होगी, कीड़े से कमेंट में बताइएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या अर्थराइटिस, जोड़ों में गठिया रोग या अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? अब देखो किसके जमाव से होगा? यूरिया का छानने का काम करेगा कौन? करेगा? गुर्दा करेगा, गुर्दा छानने का काम यूरिया छानने का काम करेंगे। ठीक है, गुर्दा यूरिया छानने का काम करेंगे। और एल्युमिना क्या करेगा? एल्युमिना आपका सीमेंट में पाया जाता। यूरिक एसिड क्या करेगा? यूरिक एसिड ये यूरिक एसिड जब ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज का आखिरी, ये समझो कह सकते हो कि लास्ट जो बचता है वो यूरिक एसिड है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसका लास्ट में। तो जो अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस यूरिक एसिड के जमाव के कारण ही होता है। तो अर्थराइटिस इसी के कारण होता है। इसी के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ जाना, एक तरीके से एक मोटापा बढ़ना, बढ़ना। तो इसका आंसर कौन सा आपका हो गया? आंसर बी इज करेक्ट। आंसर ये बी होगा, ये सी होगा, तो आंसर सी इज करेक्ट। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल ऐसा है जिसके जमाव से आर्थराइटिस होती है या फिर गठिया बीमारी होती है। गुर्दे हमारा यूरिया छानने का काम करेंगे, यूरिया छानने करेंगे मतलब ब्लड को शुद्ध करेंगे यूरिया छान के। और अगर एल्युमिना की बात करेंगे तो कहाँ पाया जाएगा? सीमेंट में पाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? देखो एंटोमोलॉजी, इसको कीटों का अध्ययन बोलते हैं, कीटों का अध्ययन। और बर्डोलॉजी इसको बोलेंगे हम पक्षियों का स्टडी। अगर ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे, इसको भी पक्षियों का अध्ययन बोलेंगे, इसको बोलेंगे चिड़िया का अध्ययन, इसको बोलेंगे पक्षियों का स्टडी। अब हार्पेटोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे? हार्पेटोलॉजी को क्या बोलेंगे बताओ आप? हार्पेटोलॉजी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये रिलेटेड है आपका हार्पेटोलॉजी, ये रिलेटेड है
इसको आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अगर बर्डोलॉजी चिड़िया का अध्ययन, चिड़िया का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और वर्मी कल्चर किसको बोलेंगे? वर्मी कल्चर। और अगर पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, ये जितने हैं सारे आप कमेंट में बताइएगा। विटिकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, वर्मीकल्चर केचुओं का अध्ययन, केचुओं का अध्ययन, केचुओं का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम के कीट पालन, रेशम के कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन। आप इसका हार्पेटोलॉजी का कमेंट में बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है हेमाटोलॉजी। अब देखो हेमाटोलॉजी की बात करेंगे तो हेमाटोलॉजी जो मनुष्य के ह्यूमन बीइंग में रक्त पाया जाता है, ब्लड, ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा? अगर ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा? नंबर 1 आपका प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स पाए जाएंगे, ब्लड सेल्स पाए जाएंगे। प्लाज्मा कितना पाया जाएगा आपका? ये जो लिक्विड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। अगर ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो ब्लड सेल्स से बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब देखो अगर आरबीसी की बात करेंगे तो इसके बारे में बहुत बार हम बता चुके हैं। देखो ऑक्सीजन परिवहन का काम करेगा आरबीसी, ऑक्सीजन परिवहन का काम करेगा। और आपका क्या नाम, ये लाल रंग जो होता है ब्लड में वो प्रोवाइड करेगा। लाल रंग प्रोवाइड किसकी वजह से करेगा? तो हीमोग्लोबिन की वजह से करेगा। ठीक, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करेगा। और प्लेटलेट्स किस में हेल्प करेगा? प्लेटलेट्स अब जो फूड पाचन में हेल्प नहीं करेगा, फूड को जो आगे बढ़ाने में, फूड को जिसे आप खा रहे हो जो आगे बढ़ रहा उसमें हेल्प करता है प्लेटलेट्स। अब देखो ब्लड में जो आरबीसी आरबीसी है तो उसमें लाल रंग प्रोवाइड करवाएगा। लाल रंग प्रोवाइड किसकी वजह से करवाएगा? तो हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमो नाम की प्रोटीन है, ग्लोबिन मतलब स्टडी, हीमो मतलब लोहा, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। अब लोहा जो होगा, लोहा वो अगर दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा लाल रंग होगा। तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। अगर इसकी स्टडी की बात करेंगे, स्टडी, इसके अगर हीमोग्लोबिन पे स्टडी करेंगे तो हेमाटोलॉजी बोलेंगे, हेमाटोलॉजी। ओके, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारा जो लाल रंग प्रोवाइड कर रहा है, लाल रंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? किसका? रक्त का, ब्लड का, आरबीसी का। लाल रंग प्रोवाइड कर रहा है इसका ब्लड सेल्स का, ब्लड का। तो ये किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। तो पौधों के प्रजनन प्रणाली नहीं, जानवरों के खान पान की आदत है ना, हड्डियों से ना, तो किससे रिलेटेड है? बोन से। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी इज करेक्ट। अगर बोन से रहेगा, बोन से, तो हड्डी किससे बनी रहेंगी? कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से हड्डियां बनी रहेंगी। ठीक है, अगर हड्डियों की स्टडी की बात करेंगे तो ऑर्थोपेडिक, आर्थोपैडिक।
हड्डियों के अध्ययन को ऑर्थोपेडिक बोलेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसे आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर रेगुलर थ्योरी क्लासेस चाहिए, टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। जैसे भी आपको, अगर ये तो क्लास आपकी चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होता, अगर आपको टॉपिक वाइज भी चाहिए रहेगी तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो हम अब आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे उसको। और कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा आप लोग। हाँ, देखते हैं आप लोग इसका रिस्पॉन्स जरूर प्लीज दे दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, थैंक यू।